अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पानी डालने के बाद एजेंट ने बोनेट बंद किया। रुमाल से हाथ पोंछे, आस्तीन से माथे पर आया हुआ पसीना पोंछा, जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाया। माचिस की तीली नलके की तरफ फेंकते हुए चारों तरफ एकाकाबी नजर डाली और बंद दरवाजे के पास से गुजरते हुए बोला, तुम गाड़ी में बैठ जाओ पिछली सीट पर। मैं आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर गाड़ी की तरफ बढ़ा और खामोशी से पिछली सीट पर इस तरह आगे को खिसे कर बैठ गया कि पीछे से मेरा सर नहीं देखा जा सकता था। मेरे बैठते ही वो अगली सीट पर आ गया और गाड़ी स्टार्ट करके उसे घुमाकर कच्ची सड़क पर डाल दिया। उसने मेरी तरफ चेहरा घुमाए बगैर कहा, इसी तरह बैठे रहना। पुरानी गाड़ी शोर ज़रूर मचा रही थी मगर चलती खूब थी। कच्चे रास्ते से निकलते ही गाड़ी बाएं जानिब को घूम गई। वो घास के मैदान में से गुजर रही थी जो न हमवार था और जहाँ कोई बाकायदा सड़क नहीं थी। ना हमवार मैदान ख़त्म हुआ तो वो सड़क आ गई जो रेलवे लाइन के पहलू से गुजरती थी। मोटर की रफ्तार तेज़ हो गई। दादा भाई अगली सीट पर बिल्कुल बुद्ध की तरह बैठा था। मैंने ज़रा सर उठाकर सामने वाले शीशे पर निगाह डाली तो मुझे उसकी सुकड़ी हुई तेज निगाहें नजर आई। उसने मुझे डांट कर कहा कि मैं वैसे ही बैठा रहूँगा। गाड़ी सड़क पर दरख्तों, बिजली के खंभों और ढलानी छतों वाले मकानों को पीछे छोड़ती भागती चली जा रही थी। तकरीबन आध घंटे तक उसी नाहमवार सड़क पर सफ़र करने के बाद गैर हमवार मैदानी इलाका शुरू हो गया। एक जगह किसी नदी का छोटा सा पुल आया। यहाँ से एक निस्बतन छोटी सड़क बाएं तरफ घूम कर निकलती थी। अपने एजेंट ने गाड़ी उस छोटी सड़क पर डाल दी। वो खामोशी से गाड़ी चला रहा था। रास्ते में उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी। अब छोटे छोटे टीलों के नशे बखरात शुरू हो गए। यह गैर आबाद इलाका था। एक जगह पहाड़ी नाले का पानी सड़क के ऊपर से गुजर रहा था। गाड़ी छींटे उड़ाती उस पर से गुजर गई। गाड़ी इस नशे बखरात से निकली तो दूर मुझे किसी घने जंगल का किनारा दिखाई दिया। खुदा जाने ये कौन सा जंगल था, लेकिन मैं जंगल की फिजाओं से खूब वाकिफ था। जंगल के एक कोने से पहली सी सड़क अंदर चली जाती थी। अपने एजेंट ने गाड़ी को जंगल की उस सड़क पर डाल दिया। यहाँ दरख्तों के ठंडे साए थे और तरह तरह के घास पत्तों की तरोताज़ा खुशबू फैली हुई थी। पतली सी सड़क जंगल में दाएं बाएं घूमती आगे बढ़ती चली जा रही थी। यहाँ बांस के बेपनाह दरख्त थे। इन दरख्तों से जंगली बेलें लटक रही थीं। एक जगह मुझे दरख्त की टहनी पर बैठा मोर दिखाई दिया। परिंदे अपनी मीठी बोलियां बोल रहे थे। मुझे भूख लगने लगी थी। अचानक एजेंट दादा भाई ने गाड़ी को दाएं तरफ घुमाकर बांस के घने दरख्त के पीछे ले जाकर खड़ी कर दिया। उसने इंजन बंद कर दिया, दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला, पीछे की तरफ जाकर डिग्गी खोली। उसमें से एक थैला बाहर निकला और मुझे इशारा किया कि मैं उसके पीछे पीछे हूँ। यहाँ कोई पगडंडी नहीं थी। ऊंची ऊंची घास थी और जंगली झाड़ियाँ थीं जो जगह जगह सर उठाए खड़ी थीं। हम उनके बीच में रास्ता बनाने लगे। ढलान शुरू हुई तो एक तेज रफ्तार पहाड़ी नाला नजर पड़ा जिसका पानी पत्थरों से टकरा कर उछल रहा था। उस नाले में से हम जूतों समेत गुजर गए। दूसरी तरफ की ढलान चढ़ने के बाद आगे फिर एक खई आ गई। यहाँ पहली बार हमारे एजेंट ने रुककर मुंह से एक परिंदे की अजीब सी आवाज़ निकाली। फिर हिम्मत अनगोश हो गया। दूसरी बार आवाज़ निकाली तो फिजा में इस किस्म की एक और आवाज़ सुनाई दी। एजेंट ने आहिस्ता से कहा, चले आओ। हम खई में उतर गए। आगे चौड़े पत्तों वाली इतनी घनी झाड़ियाँ और बांस के दरख्तों के झुंड थे कि रास्ता मिलना मुश्किल हो रहा था। मगर दादा भाई एक खास जाविये से उसमें दाखिल हो गया। मैं उसके पीछे पीछे था। सामने गार मुंह फाड़े खड़ा था। गार के धियाने की झाड़ियों में से एक आदमी जिसने सिर्फ लंगोट पहन रखा था बाहर निकल आया। उसके हाथ में सिर्फ नेज़ा था। वो कोई जंगली कबीले का आदमी लग रहा था। उसने अपने एजेंट को देखा तो पीछे हट गया। अपने एजेंट ने किसी अजीब व गरीब जबान में उससे कोई बात किया और फिर मुझे लेकर गार में आ गया। गार के अंदर जाकर पत्थरों के कुदरती सतूनों के हक़ में एक जगह तेल का चिराग रोशन था। सतूनों के पास पहुंचते ही मुझे सांप की फुंकार की आवाज़ आई और किसी ने मुझे पीछे से थाम लिया। रघु मेरे पति देव। चिराग की धीमी रोशनी में सीधा रंगनी की केसरी आंखें मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रही थीं। उसकी आंखों में वारहाना प्यार का जज्बा झलक रहा था। उसका सांप बेटा सहू उसकी गर्दन से लिपटा हुआ था। आज पहली बार मेरे दिल में उसकी मोहब्बत का जज्बा भड़क उठा था, लेकिन उसका सांप मुझे उसे दूर रखे हुए था। सीधा रंगनी मुझे देखकर बेहद खुश हुई थी। उसने तमिल जबान में कहा कि वो सिर्फ मुझसे मिलने की ख्वाहिश में इस गार में बैठी थी। एजेंट ने मुझे पंजाबी जबान में कहा
इस डाकू लड़की ने मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। ये 4 फौजियों को मौत की नींद सुलाकर चांदपुर छोड़ने से फरार हुई है। काश ये मेरे पास ना आती, लेकिन इसे मेरे क्वार्टर का रास्ता मालूम था। ये तुमसे मिलने को बहुत बेताब थी। इस जंगली औरत ने मुझे धमकी भी दी कि अगर मैंने इसे तुमसे ना मिलाया तो ये मेरा भांडा फोड़ देगी। इस औरत से जितनी जल्दी हो सके निजात हासिल करो, नहीं तो मैं तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा लेने से माजरत चाहूँगा। मैंने अपने एजेंट को तसल्ली देने की कोशिश की और कहा कि सीधा रंगनी एक जज्बाती औरत है और मुझे चूंकि अपना खामिद समझ बैठी है इसलिए ऐसा करती है। एजेंट ने कहा, मैं कल शाम को सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ आऊँगा। कल तक तुम इस डाकू लड़की को यहाँ से चलता करो ताकि तुम मेरे साथ वापस चलो और मैं तुम्हें इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करवा कर अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश हो सकूँ। उसने थैला मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, इसमें तुम लोगों के लिए खाने के लिए रोटियां और मछली है जो कन के लिए काफ़ी होंगी। यह कहकर एजेंट दादा भाई खामोशी से गार के ध्यान की तरफ चला गया। सिद्धा रंगनी दीवार से टेक लगाई बैठी अपने सांप को प्यार कर रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया तो वह बोली, रघु ये तुम पंजाबी जबान में बातें कर रहे थे। मैं कुछ कुछ इस जबान को समझने लगी हूँ। अरे तुम मुझसे अलग होना चाहते हो तो बेशक चले जाओ। जाने से पहले अपना एजेंट मुझे खबरदार कर गया था कि यह जंगल अगरचा बाजार शहर से काफ़ी दूर वाक़ है, मगर फौज हमारी तलाश में यहाँ भी पहुँच सकती है। इसलिए हमें गार से बाहर जंगल में बहुत सोच समझ कर निकलना चाहिए। सीधा रंगनी ने अपना सर घुटनों पर रख दिया। मैंने उसका चेहरा ऊपर उठाया तो आंखों में आंसू थे। रघु मैं तुम्हें अपना पति देव मान चुके हूँ। तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें हरगिज नहीं रोकूंगी, लेकिन इतना बता देती हूँ कि तुम्हारे बाद मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। रघुदेव तुम्हारे बगैर मैं किस लिए जिंदा रहूंगी रे। मैंने कुर्ते के पल्लू से सीधा रंगनी के आंसू पहुँच कर कहा, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। खुशी से उसका चेहरा खिल उठा। उसने मेरे बाजू थाम लिए और बोली, रघु तुम सच कहते हो ना। रघु तुम मुझे छोड़कर चले भी जाते तो मेरा बेटा सांप तुम्हें वापस आने पर मजबूर कर देता। वो तुम्हारे जिस्म की खुशबू पहचानता है। वो हंसने लगी। मुझे उसके सांप की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन हकीकत यह है कि मुझे सीधा रंगनी के पास रहते हुए बहुत अच्छा लगता था। मैंने सीधा से पूछा कि वो छावनी से फरार कैसे हुई। उसने अपने सांप बेटे का सर चूम लिया और बोली, जब तक मेरा बेटा साहू है जो भी मेरे करीब आ जाए मर जाएगा। यही उन 4 मरहट्टा फौजियों के साथ हुआ जिन्होंने मुझे कैद में डाल रखा था। वो रात को मुझे कैद से निकाल कर एक बैरक में ले गए और उन्होंने भी वही गलती की जो उनकी मौत का बायस बनी। फिर मैं उनकी जहर भरी लाशों को वहीं वीरान बैरक में छोड़कर जंगल में निकले और रातों रात तुम्हारे दोस्त के क्वार्टर में पहुंच गए। मुझे यकीन था कि तुम पहले से वहां पर मौजूद हो गया, मगर तुम वहां पर नहीं थे। तुम्हारा दोस्त मुझे देखकर घबरा गया था। मैं खामोशी से सिद्धा की बातें सुन रहा था और दिल में सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। महज जज्बात में आकर मुझे सिद्धा के साथ रहने का फैसला नहीं करना होगा। जज्बात क्या है, यह तो समंदर की मौजों की तरह आते और गुजर जाते हैं। सिद्धा रंगनी मेरे साथ लगी बैठी थी। मैंने थैले में से रोटी निकाल कर सामने रख दिया। हमने मछली के साथ रोटी खाई। जंगली पहरेदार ने हमें कटोरे में बहर से पानी लाकर दिया। सिद्धा रंगनी बेइंतहा गुरुविदगी का मुजाहरा करने लगी थी। उसकी गुरुविदगी मेरे कदमों में मजीद जंजीरें डाल रही थी। रोटी खाने के बाद उसने कहा, रघु अब हमारा यहाँ क्या काम है। हमें यहाँ से वापस अपने डेरे पर नरोला की पहाड़ियों में चले जाना चाहिए। हमारे पास घोड़े नहीं हैं, लेकिन मैं सारे जंगली रास्तों से वाकिफ़ हूँ। मैं तुम्हें एक ही रात में वापस अपने ठिकाने पर ले जाऊंगी। मैं कश्मकश में पड़ गया। एक तरफ सीधा रंगनी थी, उसके साथ मेरी वालहाना शफ़क़त थी, और दूसरी तरफ अपना वतन पाकिस्तान था जहाँ मैं मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर कर सकता था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सिद्धा से कहा कि हम कल चलेंगे। पहले इलाके का जायजा ले लें कि दुश्मन के मुखबर या सिपाही इधर उधर तो नहीं छुपे हुए। मैंने फैसला कर लिया कि मेरे लिए यही बेहतर है कि बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चला जाऊँ। वाकई इस किस्म की मोहब्बतों में 99% जज्बात और 1% अक्ल का अमल दखल होता है। रात हमने गार ही में गुजारी। ज़मीन पर सूखी घास का बिस्तर लगा था। आँख खुली तो गार के दिहाने की जानब से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। सीधा रंगनी वहाँ नहीं थी। मैं उठकर बह आया तो जंगली पहरेदार ने अपनी ज़बान में कुछ कहा जिसे मैं समझ न सका। उसने एक तरफ इशारा किया। वो मुझे बता रहा था कि सीधा रंगनी इस तरफ जंगल में गई है।
मैंने भी एक जगह झाड़ियों में बहते पानी की छोटी सी धार की मदद से मुंह हाथ धोया और एक दरख्त के पीछे बैठकर चारों तरफ देखने लगा। दिन काफी निकल आया था। जंगल परिंदों की चहकार से गूंज रहा था। ठंडी मरतूब हवा चल रही थी। इतने में सिद्धा रंगनी आती दिखाई दी। वो अपने सियाह लंबे बालों को नचोड़ती चली आ रही थी। मैं उठा और उसे सांस लिए गार की तरफ चल पड़ा, क्योंकि जंगल में दिन की रोशनी में रहना खतरनाक था। गार में आकर हमने रात की बची हुई रोटी और मछली खाई। मैंने तय कर लिया था कि शाम को जब अपना एजेंट मुझे लेने आएगा तो मैं सीधा रंगनी को बताए बगैर यहाँ से निकल जाऊंगा। वो बाद में खुद ही वापस अपने डाकुओं के पास चली जाएगी। दोपहर को हमारे दोनों जंगली पहरेदार जंगल से कुछ फल तोड़ कर ले आए। ये दोनों जंगली अपने एजेंट के आदमी थे। मैं हैरान था कि इस शख्स की पहुंच कितनी दूर दूर तक है। बिलाशुबा वो लायक और तजर्बेकार एजेंट था। दोपहर के बाद सीधा रंगनी मेरे पीछे पड़ गई कि हम वहाँ अब किस लिए पड़े हैं, हमें अपनी कमी गाय की तरफ चल देना चाहिए। मैं इधर उधर के बहाने बना रहा था। मुझे शाम का इंतज़ार था। मैं अकेला वहाँ से निकलने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। मैं गार के अंदर सीधा रंगनी के पास बैठा, उसे बातों में लगाए हुए था। एक पत्थर पर दिया जल रहा था। मैं हल्की हल्की गनूदगी के आलम में था। सीधा रंगनी की आवाज़ मुझे दूर से आती सुनाई दे रही थी। अचानक गार में किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। मैंने गैर शौरी तौर पर सीधा रंगनी को खींचकर एक सतून के पीछे कर लिया। हमारा जंगली पहरेदार सामने आ गया। वो घबराया हुआ था। उसने बहर की तरफ इशारा करते हुए अपने नेज़े का बंदूक की तरफ फिजा में निशाना लिया। फिर वो घबराहट के आलम में बहर की तरफ भाग गया। मैं और सीधा जल्दी से उठ खड़े हुए। सीधा मालूम होता है उसने जंगल में किसी फौजी को देखा है। सीधा रंगनी गुस्सीली आवाज़ में बोली, रघु, मैंने कहती थी कि यहाँ से भाग चलो। मैं बहर की तरफ दौड़ा। सीधा मेरे पीछे पीछे दौड़ी। वार के बहर अब कोई पहरेदार नहीं था। जंगल की फिजा एकदम राइफल के फायर के धमाके से गूंज उठी। परिंदे शोर मचाते दरख्तों पर से उड़ गए। यह 303 का फायर था। फौज के सिपाही हमारी खोज में वहां तक पहुंच गए थे। मैं एकदम से नीचे होकर बैठ गया। सीधा रंगनी भी बैठ गई। अब स्टेन गन का एक बरस्ट हुआ। मैंने उसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगाया कि फायर जंगल की उस तरफ से आ रहा था जिधर से अपना एजेंट मुझे गाड़ी में बिठा कर लाया था। सीधा ने मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, रघु, मेरे साथ हो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगी। मुझे जंगल के तमाम खुफिया रास्ते मालूम हैं। स्टेन गन के फायर की आवाज़ अब गार के करीब पहुँच रही थी। मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं सीधा रंगनी के साथ एक तरफ को दौड़ पड़ा। वो खई के नशे में आ गई। सूखे नाले के पत्थरों को फलांगते हम जुनूब की तरफ भागने लगे। सीधा आगे आगे थी। स्टेन गन के साथ साथ अब 303 के धमाके भी बार बार हो रहे थे। कुछ दूर भागने के बाद सीधा नाले से निकलकर बुलंदी पर झाड़ियों में से होती हुई दूसरी तरफ एक गैर हमवार दरख्तों से घिरे हुए मैदान में आ गई। उस मैदान में सूखी हुई जर्द घास उगी थी। वो हमारे कंधों तक आ रही थी। हम ऊंची घास में झुककर तेज तेज दौड़े जा रहे थे। मैदान पार करने के बाद घना जंगल आ गया। हम थक गए थे। सीधा रंगनी ने कहा, रघु, अभी रुकना नहीं स्वामी, आगे दरिया आएगा और उसे पार करने के बाद बेशक आराम कर लेना। पहाड़ी रास्ते बहुत जल्द थका देते हैं। हम फिर भी आगे बढ़ रहे थे। सीधा रंगनी इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ मालूम होती थी। मिलिट्री का फायर अब हमारे काफ़ी पीछे रह गया था। इक्का दुक्का फायर अब भी हो रहे थे। शायद अभी तक फौजी हमारे घर तक नहीं पहुंचे थे। ऐसी सूरत में फायर यकीनन तेज कर दिया जाता, महज हमें डराने के लिए। सीधा रंगनी खुदा जाने किन दुश्वार गुजार रास्तों से मुझे लिए जा रही थी। काफ़ी देर तक चलने के बाद सामने एक दरिया का पाट आ गया। यह ज़्यादा बड़ा पाट नहीं था, मगर पानी का बहाव तेज था। सीधा रंगनी ने मुझे इशारा किया और दरिया में उतर गया। मैंने भी दरिया में छलांग लगा दिया। सीधा का सांप उसके साथ साथ पानी की लहरों पर तैर रहा था। हमारा रुख दूसरे किनारे की जानब था। पानी की लहरें हमें अपने साथ बहाने की कोशिश कर रही थीं और हम उनके बहाव को नाकाम बनाते हुए सामने की तरफ तैरते चले जा रहे थे। पानी बहुत ठंडा था। हम दूसरे किनारे पर पहुंच गए। सीधा ने दूर सामने नजर आने वाले एक टीले की तरफ इशारा करके कहा, रघु, हम वहाँ थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं। यह टीला भी कम से कम 1 फरलांग के फासले पर था, जो हमने भाग कर तय किया। टीले की मिट्टी सुर्ख थी और जगह जगह बारिश के पानी के निशानात पड़े हुए थे। हम बेदम से होकर ज़मीन पर लेट गए। 2-3 मिनट तक हम में से किसी ने कोई बात ना की। फिर दरिया पर हमारे घर की तरफ धड़ाधड़ फायरिंग शुरू हो गई। हम चौकस होकर उठ बैठे।
साफ ज़ाहिर था कि हमारी तलाश में आए हुए फौजी हमारी गार तक पहुंच गए थे। सिद्धा रंगनी ने मेरा हाथ थामा और बोली, उठो रघु, भागो। हमने एक बार फिर दरख्तों के नीचे भागना शुरू कर दिया। यूं ही भागते गिरते पड़ते, कहीं दम भर के लिए सांस लेने को रुकते। एक छोटी सी पहाड़ी की ढलान उतर कर एक ऐसी वादी में आ गया जहाँ बड़ी बड़ी सियाह चट्टानें आमूदी और टेढ़ी मेढ़ी खड़ी थीं, और उनके दरमियान कहीं कहीं जंगली ताड़ के दरख्त खामोश सर उठाए खड़े थे। सिद्धा ने इन चट्टानों के पीछे दूर से नजर आते दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए बताया कि वहां पहुंचने के बाद हम दुश्मन से महफूज हो जाएंगे। लेकिन दुश्मन वहीं चट्टानों में छुपा हुआ था, यह हमें मालूम ही नहीं था। जो ही हम एक सब्ज रंग की चट्टान की ओर से बह रहे, पीछे से हम पर एक फायर हुआ। यह हमारे लिए बिल्कुल अचानक सी बात थी। मैं वहीं ज़मीन पर लेट गया, मगर सीधा रंगनी आगे को भागी। दूसरा फायर गूंजा। यह राइफल का फायर था और इस बार सामने से आया था। तड़ाक के साथ गोली सीधा रंगनी के सर के ऊपर से निकलकर चट्टान से टकराई और वहां से चिंगारियां उड़ी। मैंने चिल्लाकर सीधा को लेट जाने को कहा। इस असरा में एक फौजी जिसने कमांडो की वर्दी पहन रखी थी और हेलमेट में झाड़ियां अड़ी हुई थीं, सीधा की तरफ पोजीशन बनाता हुआ बढ़ा। मुझे मालूम था कि एक सिपाही मेरे अकब में भी है। सीधा रंगनी ने गले में से सांप निकाल कर सिपाही की तरफ फेंका और खुद एक गड्ढे में छलांग लगा दिया। मैंने फौजी को अफरा तफरी में उछलते देखा। सांप ने शायद उसे डस लिया था, लेकिन सांप डसने के बाद उसकी जद में आ गया था और फौजी उसे अपने भारी बूटों से कूट रहा था। सीधा रंगनी ने यह मंजर देखकर एक दिल दोज व शाना चीख मारी और गड्ढे में से निकलकर इंडियन फौजी पर जंगली शेरनी की तरह कूद पड़ी। वो उसे साथ लेकर जमीन पर गिर पड़ी। मेरे पीछे से जिस फौजी ने फायर किया था वो भी छलांग लगाकर झाड़ियों की ओर लेता अपने साथी की मदद को दौड़ा। उसे मालूम नहीं था कि मैं घास में अभी तक छुपा हुआ हूँ। जो ही वो मेरे करीब से गुजरा, मैंने उछलकर उसके पेट में जोर से लात मारी। वो मुंह के बल गिरा। मैं उसके ऊपर जा गिरा और उसकी गर्दन को बाजू में दबोचकर जोर से ऐसा झटका दिया कि उसकी गर्दन का मनका टूट गया। मैंने उसकी राइफल उठा लिया और सीधा रंगने की तरफ दौड़ा। वहां जाकर जो मंजर देखा उसे मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकूंगा। इंडियन फौजी की सियाह होती लाश घास पर ऊंधी पड़ी थी। सीधा उसकी राइफल के बड़ से उसकी खोपड़ी पर पे दर पे जरबें लगा रही थी। वो जैसे नीम दीवानी हो रही थी। वो उसे तामल में गालियां दे रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ से राइफल छीन लिया। यहाँ से भागो। अगर ये दो सिपाही यहाँ तक आ गए हैं तो इनके साथी भी इर्द गिर्द मौजूद होंगे। सीधा रंगनी के चेहरे पर वहशत बरस रही थी। उसकी आंखों से जैसे आग के शोले लपक रहे थे। उसने जमीन पर से अपने सांप साहू की कुचली हुई लाश उठाकर मुझे दिखाई और गजबनाक आवाज में कहा, उसने मेरे बेटे को मार डाला है रघु। मैंने बड़ी मुश्किल से सीधा रंगनी को वहां से हटाया। दूसरे फौजी के राइफल भी उठाई और सीधा को धकेलता हुआ दूसरी तरफ ले गया। कुचला हुआ सांप अभी तक उसके हाथ में था। मैं उसे किसी न किसी तरह धकेलता सामने वाले दरख्तों की तरफ ले जाने में कामयाब हो गया। जब हम नरोला की धारीदार पहाड़ियों में वाक़ अपने कमीगाह में पहुंचे तो शाम हो गई थी। भगवान ने हमारा खैर मकदम किया। दूसरे साथी डाकू भी वहां जमा हो गया। जब उन्हें मालूम हुआ कि उनकी सरदार नागर माता का सांप बेटा हलाक कर दिया गया है तो उन पर भी जैसे मर्दनी सी छा गया। सीधा ने सांप की कुचली हुई लाश के लिए छोटी सी चिता बनाई। लाश को चिता पर रखा, खुद ही तमिल जबान के कुछ श्लोक पढ़े और फिर चिता को आग लगा दिया। चिता की आग में सांप की लाश जलने लगी। सीधा हाथों में मुंह छुपाए बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं मुश्किल दर मुश्किल में फंस गया था। कहाँ मैं पहले वाले कार से अपने एजेंट के साथ फरार हो जाने का सोच रहा था और कहाँ अब सीधा रंगनी डाकू की कमीगाह में उसके रहमो करम पर पड़ा था। रहमो करम पर इन महीनों में कि मैं इस इलाके के जंगलों से पूरी तरह वाकिफ न था और इन जंगलों में भटकने का मतलब हसरतनाक मौत के सिवा और कुछ नहीं था। इलावा जी उसे यकीन भी दिला चुका था कि मैं अब उससे अलग नहीं होऊंगा। अगरचे ये मैं उससे फरार कर रहा था, मेरा मकसद वहाँ से किसी न किसी तरह फरार होकर अपने एजेंट के पास पहुँचना था। लेकिन मैं एजेंट से बहुत दूर निकल आया था। शायद अब वो भी मुझ तक नहीं पहुँच सकता था। मैंने दिल में प्रोग्राम बनाया कि सीधा रंगनी को बड़ौदा जेल के जेलर से इंतकाम लेने पर उकसाया जाए। यूँ उसकी रहनुमाई में इन दुश्वार गुजार खतरनाक जंगलों को पार करूँ और फिर अहमदाबाद अपने एजेंट के पास जाने के जतन करूँ। सीधा रंगनी इस वक्त सख्त इंतकामी हालत में थी। उसे आम बेजरर मर्द जहर लगने लगे थे और अपने दुश्मन मर्द को तो वो कच्चा चबाने पर भी तैयार थी। चुनाचे जब मैंने उसे उदास लहजे में कहा, सीधा
जब कभी यह ख्याल आता है कि जिन जालिम मर्दों ने तुम पर जुल्म किया है और वह अभी तक जिंदा है तो मेरा खून खौल उठता है। ये चाहता है अभी जाकर उन्हें मौत के घाट उतार दूं। इस पर सिद्धा का चेहरा आग भभूका हो गया। इंडियन फौजियों की छीनी हुई राइफलें उसके करीब ही पड़ी थीं। उसने एक राइफल उठाकर अपने सीने से लगा लिया और गुर्र रही, रघु, यह काम तुम नहीं मैं करूँगी। मैं पहले ही अपनी इज्जत के डाकुओं को कत्ल करने की सौगंध खा चुकी हूँ। तुमने मुझे मेरी सौगंध याद दिला दिया। हाँ, मैं कल ही अपने इंतकामी खूनी सफ़र पर रवाना हो जाऊंगी। मैंने जल्दी से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। क्यों नहीं रघु, तुम भी मेरे साथ चलोगे। फिर सिद्धारंगनी ने उठकर उसी वक्त ऐलान कर दिया कि वो दूसरे रोज़े खूनी मुहिम पर रवाना हो रही है। उसने कहा कि उसके साथ सिर्फ 4 साथी जाएंगे। इन 4 साथियों में एक मैं, दूसरा भगवा और दूसरे उसके 2 नडर और जानिसार साथी भी थे। मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरा वार कारगर साबित हुआ था। मैंने सिद्धा को सबसे पहले अहमदाबाद चलने की तरगीब दी, क्योंकि एक बार उसने मुझे बताया था कि अहमदाबाद के एक पुलिस अफसर ने भी उसकी इज्जत पर हमला किया था। सिद्धा बोली, अहमदाबाद के थानेदार की भी गर्दन उड़ाऊंगी, मगर पहले मुझे बड़ौदा जेल के जेलर का टीकर से बदला चुकाना है। दूसरे रोज हम चारों घोड़ों पर सवार होकर बड़ौदा की तरफ रवाना हो गए। बड़ौदा वहां से बहुत दूर था, मगर सिद्धारंगनी और उसका खास डाकू भगवा हमारी रहनुमाई के लिए काफ़ी थे। हम एक दूसरे रास्ते से वापस जा रहे थे। 3 रोज तक हम जंगलों और पहाड़ियों में सफ़र करते रहे। दिन को सफ़र जारी रखते और रात को किसी जगह ठिकाना बनाकर सो जाते। सिद्धा ने अपनी पटारी में से एक ऐसा सियाह बलिष्ठ भर का सांप निकाल कर अपने कलाई में लपेट लिया था। हमने कई बार दरिया अबूर किए, जंगल की कई बस्तियों के करीब से गुजरे। मेरे लिए यह बिल्कुल ही नया इलाका था। मैं इस तरफ पहले कभी नहीं आया था। हम महाराष्ट्र की सरहदों को छोड़कर बड़ौदा की जानब चले आए थे। जब बड़ौदा को जाने वाली सड़क कुछ दूर रह गई तो सिद्धारंगनी घोड़े से उतर पड़ी। हम भी नीचे उतरे। सिद्धा ने भगवान डाकू को पास बुलाकर कुछ मशवरा किया। भगवान ने झुककर सिद्धा की तज़ीम किया और चारों घोड़ों की बागें थाम कर उन्हें पैदल चलाता दूर एक गांव की तरफ चल दिया। सिद्धारंगनी मेरे पास आ गई। दूसरे 2 डाकू जरा परे दरख्त की छांव में बैठे बीड़ियाँ पी रहे थे। मैंने सिद्धारंगनी से पूछा कि उसने भगवा को कहाँ भेजा है। सिद्धा ने कहा, रघु, हम अपने दुश्मन के शहर के करीब पहुँच गए हैं। आगे हमें लारी में सफ़र करना होगा। घोड़े यहाँ काम नहीं देते और फिर हमें भेष भी तो बदलना होगा। मेरे लिए तो यहाँ पुलिस ने नकद इनाम का ऐलान कर रखा है।